अच्छा क्लास, लास्ट टाइम हमने सिरामिक्स एंड पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स जो है स्टार्ट किया था। डॉक्टर महरीन ने इनफैक्ट आपको स्टार्ट करवाया है मंडे को चैप्टर। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, तो हम इसको स्प्लिट हमने कर लिया 2 से 3 लेक्चर्स में, मे बी 4 लेक्चर्स में ये कवर हो। लेकिन बात ये कि ये आपको समझ आना चाहिए, पोर्सिलिन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मटेरियल है जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है। अगर आप देखें, जो हम फिक्स्ड ब्रिज लगाते हैं, अब नॉर्मल अगर आप ये देखें आपके घर में भी कोई होगा ऐसा पेशेंट, कोई ऐसे जो जिन्होंने पोर्सिलिन के क्राउन्स लगवाए होंगे या पोर्सिलिन के ब्रिज लगवाए होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल टूथ कलर्ड, उनकी जो अपीयरेंस है दे आर वेरी क्लोजली मैच टू द टूथ कलर, और that's why they are very widely used nowadays due to their good aesthetics, right? फिर आपने बेसिकली जो हमने मटेरियल्स में इसको देखना है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और स्लाइड नंबर 1 पे हूँ मैं अभी, आपको एक क्विक रिव्यू दे के इसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया। तो सिरामिक्स में आपने, डॉक्टर महरीन ने आपको बताया होगा कि इसकी डेफिनेशंस थी। ओके, मुझे पता लग गया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अभी जो है सिरामिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैरामोस मीनिंग बर्न स्टफ, बट विच हैज़ come to mean more specifically a material produced by burning or firing. डॉक्टर महरीन ने आपको बताया होगा कि ये पोर्सिलिन की जो पाउडर है वो मैन्युफैक्चर किस तरह होता है। वो ये होता है कि हम उसमें मुख्तलिफ से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाकर उसकी फिटिंग करते हैं। फिटिंग मीन्स उसको बर्न करते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पाउडर किस तरह बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। द मटीरियल इज़, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये सिरामिक्स, इसकी जो एप्लीकेशन इन डेंटिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। इनलेज, ऑनलेज के लिए, वेनियर्स के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग स्पैन ऑल सिरामिक फिक्स पार्शियल लेंसेज के लिए, सिंगल ऑल सिरामिक क्राउन्स के लिए, मेटल सिरामिक्स जो है वो एज वेनियर फॉर कास्ट मेटल क्राउन्स एंड ब्रिजेस, आर्टिफिशियल लेंचर टीथ के तौर पे यूज़ होता है। सिरामिक के पोस्ट और कोर्स भी यूज़ होते हैं, सिरामिक ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स भी यूज़ होते हैं। ये सारी टर्म्स जो हैं ये इंशाल्लाह आप अपने क्लिनिक में जो है इसको यूज़ करोगे। फ़िलहाल आप यहाँ पे इतनी चीज़ को याद रखें कि सिरामिक या पोर्सिलीन उसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ है इन आर डेंटिस्ट्री। तो उसमें ऑर्थोडोंटिक्स में भी है, पोस्ट एंड कोर्स मीन्स जो है ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में भी इसका यूज़ है, प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री में भी आर्टिफिशियल लेंसर टीथ के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। इनलेस और ऑनलेस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इट हैज़ ए वेरी वाइड एप्लीकेशन इन डेंटिस्ट्री। ये देखिए, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर पोर्सिलिन क्राउन्स, सॉरी ब्रिजेस। दिस इज द पोर्सिलिन वेनियर, दिस इज अ पोर्सिलिन ब्रिज। फिर आपने इसको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। आपने इसको क्लासिफिकेशन इसकी देखी अकॉर्डिंग टू फायरिंग टेम्परेचर, कि आपने उसका जो है जो उसको जिस टेम्परेचर पे आपने उसको, फायरिंग मीन्स होता है जैसे आपने पेशेंट का जो है इम्प्रेशन लिया, उसकी क्राउन कटिंग करने के बाद उसका इम्प्रेशन लिया, उसके बाद जो आपने पोर्सिलिन बनने के लिए दिया लैब में, तो सबसे पहले उधर उसकी फायरिंग करते हैं हम फर्नेस के अंदर। ये आज हमने प्रोसीजर बड़ी डिटेल में करना है कि व्हाट इज़ फायरिंग और व्हाट इज़ फायरिंग टेम्परेचर। यहाँ पे आप ये याद रखें कि अकॉर्डिंग टू द फायरिंग टेम्परेचर हम इसको 4 आगे डिवीजन में डिवाइड करते हैं, विच इज़ हाई फ्यूजिंग मीन्स विच मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर 1300 डिग्री सी और अबव। मीडियम फ्यूजिंग पोर्सलिन वो होंगे जो विच मेल्ट्स एट 1100 टू 1300 डिग्री सी की रेंज के दरमियान में होते हैं। लो फ्यूजिंग जो है वो 850 टू 1100 डिग्री सी, और अल्ट्रा लो फ्यूजिंग जो है वो 850 डिग्री सी से भी लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी अकॉर्डिंग टू विच टाइप इज यूज, यानी कि कौन सा मटेरियल बीच में यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं, विच इज फेल्डस्पैथिक पोर्सिलिन, ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड ग्लास सिरेमिक्स, टेट्रासिलिसिक फ्लोरामिका बेस्ड ग्लास सिरेमिक्स, लिथिया डाइसिलिकेट based glass ceramics, alumina reinforced ceramics, spinel reinforced ceramics and zirconia reinforced ceramics. ये according to the type of material which is used in the porcelain, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है। ये सब मटेरियल जो है हम यूज करेंगे सिरामिक्स के अंदर। सो
अकॉर्डिंग टू फायरिंग टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन विद इन रेस्टोरेशन। अच्छा, अब वो किस तरह से रेस्टोरेशन हमने बनाई, तो वो उसका इस्तेमाल किस तरह है रेस्टोरेशन के अंदर, वेदर वो जो है एनिमल की जगह पे यूज़ हुआ है, या वो डेंटिन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, या वो इंसाइजल सरफेस के ऊपर यूज़ हो रहा है, या वो कोर सिरामिक्स है, यानी दरमियान में जो है एक कोर मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रहा है, या ओपेकर सिरामिक्स है, मास और हाइड्स द मेटल। ओपेकर सिरामिक्स में आपको बताऊंगी कि जब हम मेटल सिरामिक क्राउन्स या ब्रिजेस बनाते हैं तो हम नीचे मेटल यूज़ करते हैं। अब होता यह है कि उस मेटल को हम पोर्सिलीन से कवर कर देते हैं। अब हमें ऐसा पोर्सिलीन चाहिए जो मेटल को पूरी तरह कवर कर जाए और उस पोर्सिलीन के अंदर से हमें वो मेटल नजर ना आए। तो that these ceramics are opaque ceramics which mask or hides the metal। ठीक है, body of dentine simulates the dentine portion of the natural teeth। अगर incisal देखें तो simulates the enamel portion of natural teeth। gingival simulates the darker gingival portion of teeth। ट्रांसल्यूसेंट सिमुलेट्स ट्रांसल्यूसेंट इंसाइजल एनिमल सीन समटाइम्स इन नेचुरल टीथ। आप देखें जो इंसाइजल एजेस हैं ह्यूमन टीथ के, दे आर अ बिट ट्रांसल्यूसेंट देन द रेस्ट ऑफ द टीथ। तो हम वहाँ पे एक स्पेशल पोर्सिलीन, ट्रांसल्यूसेंट पोर्सिलीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें मकसद ये है कि हमें बहुत नेचुरल जो है वो लुक आए दांतों की। स्टेन्स और ग्लेज, स्टेन्स पोर्सिलीन वो होंगे जो यूज टू कलर सिरामिक्स टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स के, उसकी कलर को इम्प्रूव करने के लिए विद द नेचुरल टीथ हम जो सिरामिक्स यूज करते हैं वो उसमें कुछ स्टेन सिरामिक्स होते हैं। ग्लेज सिरामिक्स वो होते हैं जो ग्लॉसी सरफेस देते हैं सिरामिक्स के ऊपर, यानी मैं ये आपको बाद में बताऊंगी ग्लेज सिरामिक्स हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इनको बाय नेम याद करना है। अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्ट्रक्चर अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो दीज आर ग्लास सिरामिक्स, क्रिस्टलाइन सिरामिक्स और क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लासेस, जिसमें दोनों हों। ठीक है, ग्लासेस भी और क्रिस्टल कंटेनिंग ग्लासेस। अकॉर्डिंग टू फैब्रिकेशन प्रोसेस। अच्छा, अब डेंटल पोर्सिलीन्स को हम किस तरह से बना रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं ये कंडेंसेबल सिरामिक्स हैं, इनको कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं। स्लिप, कास्ट ग्लास, इन्फ्लेमेटेड सिरामिक्स हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हम इन द लेक्चर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, हीट प्रेस सिरामिक्स, कास्टेबल सिरामिक्स, मशीनेबल सिरामिक्स और वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव, राइट। फिर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोर्सिलीन देखा, डॉक्टर मेहरीन ने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोर्सिलीन इज टेट्राहेड्रल। और कंपोजिशन फिर उन्होंने आपको बताई कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें फेल्सपार है, कॉलिन है, क्वार्ट्ज है, अल्कलीज हैं, कलर पिगमेंट्स हैं, ओपेसिफायर्स हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए जल्दी कवर करवा रही हूँ कि बस हमने इसको एक रिव्यू देना है। आज हमने आगे जो है आज उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, कंपोजिशन में जो सबसे पहले मेन कंपोनेंट है वो फेल्सपार है। फेल्सपार का ये दिया हुआ है नीचे फॉर्मूला, पोटाशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और प्योर फेल्सपैटी ग्लास इज क्वाइट कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, राइट। फिर कॉलिन होता है इसमें वाइट क्ले लाइक मटेरियल, इट एक्ट्स एज ए बाइंडर। कॉलिन जो है वो बाइंडर के तौर पे एक्ट करता है एंड गिव्स ओपेसिटी टू द मैस। ठीक है, ओपेसिटी हमें चाहिए होती है इसके अंदर, ओपेक ओपेसिटी भी कहीं पे चाहिए होती है, कहीं पे ट्रांसल्यूसेंसी चाहिए होती है। तो कॉलिन बेसिकली प्रोवाइड्स ओपेसिटी टू द मैस। फिर हमने इसकी कॉम्पोजिशन में देखा कि क्वार्ट्स भी है। ठीक है, क्वार्ट्स जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू पोर्सिलीन। ठीक है, एल्यूमिना इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड ओपेसिटी टू द पोर्सिलीन, इट ऑल्टर्स द सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ पोर्सिलीन ड्यूरिंग फायरिंग। ठीक है, ग्लास मॉडिफायर्स होंगे इसमें। टू हायर द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलीज इज नॉट गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सिरामिक, इट मे कॉज ग्लास टू डीविट्रिफाइड क्रिस्टलाइज। ठीक है, ग्लास मॉडिफायर्स हम इसमें डालते हैं, फिर ओपेसिफायर्स भी कुछ हम डालते हैं टू गिव द ओपेसिटी टू द पोर्सिलीन टू सिमुलेट द नेचुरल टीथ।
कलर मॉडिफायर्स आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द शेड ऑफ द डेंटल सिरामिक। आप जब क्लिनिक में अपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हर बंदे का जो टीथ शेड है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो हमने एक शेड गाइड रखी होती है। जब भी हम पेशेंट का इंप्रेशन लेते हैं वी आर वेरी पर्टिकुलर कि हम उसका जो है नेचुरल टीथ के वेरी क्लोज जो है, वेरी क्लोज टू द नेचुरल टूथ हम उसकी शेड मैचिंग करें। तो उसकी वजह से हम कुछ कलर मॉडिफायर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ द क्राउन और ब्रिज वेरियस। और उसमें कलर मॉडिफायर्स में वेरियस मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ कलर। टाइटेनियम ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है और कोबाल्ट ऑक्साइड है। दीज ऑक्साइड्स प्रोवाइड बेसिकली द color pigments to that porcelain to match the natural tooth color. आई थिंक आपने यहाँ तक उस दिन इसको कवर किया है। अदर स्पेशलाइज पोर्सलिन, मैंने आपसे टाइप्स ऑफ पोर्सलिन में ग्लेजेस और स्टेन्स पोर्सलिन की बात की थी, ठीक है। ग्लेजेस ये होता है कि जब आपका पोर्सिलिन का क्राउन या ब्रिज बन जाता है तो उसकी जो सरफेस है वो समटाइम्स रफ होती है, ठीक है। रफ सरफेस इज वेरी डेंजरस इन द सेंस कि वो अगर आप यूज करेंगे तो उसमें प्लाक अक्यूमुलेशन होगी और वो अपोजिंग टूथ को वियर कॉज करेगा, उसको भी अब्रेजन कॉज करेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए वो यूज ग्लेज पोर्सिलिन, स्पेशल टाइप ऑफ कलरलेस पोर्सिलिन अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द कंप्लीटेड सिरामिक रेस्टोरेशन। एक आपने जो बना लिया हुआ है सिरामिक रेस्टोरेशन उसके ऊपर आप उसको मेल्ट करके अप्लाई करते हो टू गिव इट अ स्मूथ फिनिश एज वेल एज इंक्रीज द रेस्टोरेशन लाइफ, ठीक है। दे मस्ट हैव लो फ्यूजन टेम्परेचर। इसका फ्यूजन टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए हमने उसको उस सिरामिक के ऊपर लगाना है, पोर्सिलिन क्राउन के ऊपर लगाना है जो ऑलरेडी बन चुका है। तो हमारा उसका फ्यूजन टेम्परेचर इतना ना हो कि जो हमारा बना हुआ पोर्सिलिन है वो भी मेल्ट कर जाए। तो हमें लो फ्यूजिंग पोर्सिलिन चाहिए टू प्रोड्यूस द ग्लेज ऑन द सर्फेस ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन ओपेसिफायर्स, दे आर लेस केमिकली ड्यूरेबल, ठीक है। ये इनके अंदर ओपेसिफायर्स नहीं होते, दे जस्ट गिव द शाइन एंड स्मूथनेस टू द ऑलरेडी फैब्रिकेटेड पोर्सिलिन क्राउन्स और ब्रिज और एनी अदर रेस्टोरेशन मेड ऑफ पोर्सिलिन। स्टेन्स जो है मैंने आपको बताया दे आर पोर्सिलिन पाउडर्स कंटेनिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कलर मॉडिफायर्स। कलर मॉडिफायर्स हम डालते हैं सो दैट कि हम देख सकें कि ये उस जो नेचुरल टीथ है उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए आप जब पेशेंट के मुंह में लगाते हो तो उसको हमें एडजेसेंट टूथ के साथ देखना पड़ता है कि यार उसके साथ वो मैच भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। कई दफ़ा आपको लगाने के बाद उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसकी शेड मैचिंग नहीं होती प्रॉपर। तो stains porcelains are those porcelain powders containing a high concentration of color modifiers. They too have low fusion temperature made possibly by increased content of glass modifiers. Glass modifiers आप डालते हो to lower the fusion temperature, ठीक है। तो इसमें भी आप ग्लॉस मॉडिफायर्स डालोगे। स्टेन्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंडिविजुअल कलर वेरिएशन इन फिनिश्ड रेस्टोरेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ऑप्लेसेंट पोर्सिलिन्स और ओपेकर पोर्सिलिन्स, दीज आर स्पेशलाइज्ड पोर्सिलिन्स। में आपको ऑप्लेसेंट्स जो है एक ना ऑप्टिकल फिनोमेना है, ठीक है। इज ए लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट अचीव्ड बाय, एक्सक्यूज मी, is light scattering effect achieved by the addition of small amounts of metallic oxides having a high refractive index and particle size near to the light wavelength, ठीक है। ओप्लेसेंस एक ना ऑप्टिकल फिनोमेना है जिसकी तरह एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओपल एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको नजर आता है, ठीक है, ओपल। तो इस तरह के पोर्सिलिन की लुक भी इस तरह की होती है, ठीक है। देयरफॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ ओप्लेसेंट पोर्सिलिन्स एड्स फर्दर टू द एबिलिटी टू मैच नेचुरल टूथ अपीयरेंस इन एवरी वे। ये हम ओप्लेसेंट पोर्सिलिन यूज करते हैं ताकि वो जो है टूथ के साथ बिल्कुल सही मैच कर जाए जो पोर्सिलिन है। उसी तरह अगर हम देखें तो ओपेकर पोर्सिलिन्स है। ओपेकर पोर्सिलिन्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पोर्सिलिन्स यूज्ड टू कंसील द मेटल कोर इन पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन रेस्टोरेशंस, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कुछ पोर्सिलिन्स के नीचे मेटल का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो अभी भी क्लिनिक में बनाते हैं उसके नीचे मेटल लगाते हैं, क्योंकि जो सिंपल पोर्सिलिन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो ओरल कैविटी में इतने स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। उसके ऊपर फिर सबसे पहले हम नीचे एक मेटल की लेयर लगा देते हैं टू मेक इट स्ट्रॉन्ग रेस्टोरेशन। लेकिन उसका नुकसान ये है कि मेटल को अब हमने किसी ऐसे पोर्सिलिन से कवर करना है
कि जिसमें से वो मेटल हमें नजर ना आए। अगर वो नजर आएगी तो आपका तो एस्थेटिक्स ही सारा खराब हो जाएगा। That's why we use opaque porcelains. Specialized type are used to conceal the metal core in porcelain fused to metal restorations. It is the first layer applied before the addition of the regular porcelain. सबसे पहले आप मेटल की कवरिंग लगाते हो, मेटल के कवर के ऊपर फिर आप ओपेकर पोर्सिलिन लगाते हो, ओपेकर पोर्सिलिन के बाद आप एक रेगुलर पोर्सिलिन जो आपने यूज करनी है वो लगाते हो। इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओपेसिफायर्स, डेफिनेटली उसके अंदर हम बहुत सारे ओपेसिफायर्स डालेंगे ताकि हम जो उससे हम फंक्शन चाह रहे हैं वो हमें अचीव हो जाए। Some amount of color modifiers are also added. ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे और फिर इसके बाद कि हम इसके क्राउन्स को कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में या ब्रिज को कैसे बनाते हैं, अब हम वो देखेंगे। पोर्सिलिन पाउडर जो है वो कैसे बनता है? एक तो हमने पोर्सिलिन का प्रोसेस बना दिया ना, ठीक है, कि जी क्राउन बन के आ गया। इससे पहले जो है वो पाउडर फॉर्म में कैसे बनता है? ठीक है, पोर्सिलिन पाउडर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिटिंग। फ्रिटिंग प्रोसेस के जरिए हम पोर्सिलिन पाउडर को बनाते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स जो भी हमने इसके पीछे कंपोनेंट्स पढ़े, जिसमें फेल्डस्पार है, कॉलिन है, सिलिका है, कलर मॉडिफायर्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स आर मिक्स टुगेदर एंड फ्यूज्ड। उनको मेल्ट किया जाता है। व्हाइल इट इज स्टिल हॉट इट इज क्वेंच्ड इन द वाटर। उसको गर्म ही पानी के अंदर रख दिया जाता है। दिस कॉजेज द मैस टू क्रैक एंड फ्रैक्चर, जिसकी वजह से वो जो एकदम से जब हम उसको ठंडा करते हैं तो उसमें क्रैक्स और फ्रैक्चर आ जाते हैं, मेकिंग इट इजियर टू, फिर उसका हम पाउडर बना लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने वेरियस कंपोनेंट्स को मिक्स किया, उनको आपस में जोड़ा, फ्यूज किया विद हीटिंग, और जब वो हॉट थे उसको फौरन हमने पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से उसमें ब्रिटलनेस आ गई, उसमें क्रैक्स और फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो गए, और फिर हमने उसका पाउडर बना लिया। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। अच्छा, अब आप ये भी बात याद रखिएगा कि जो इन कंपोनेंट्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है वो फिटिंग प्रोसेस के दौरान होता है। अब जब हमने इसको लेबोरेटरी में इसका प्रोसेस बनाना है तो फिर इतना केमिकल रिएक्शन उसके अंदर नहीं होंगे। उसमें सिर्फ ये होगा कि पाउडर उस जुड़ के उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हम उसको चाहते हैं। ठीक है, most of the chemical reaction takes place during the manufacture. During subsequent firing in the firing is different, fritting is different. Fritting is the process जिसकी वजह से हम पोर्सिलिन पाउडर बनाते हैं। फायरिंग इज द प्रोसेस जब हम लेबोरेटरी में जाके उसका उसी पाउडर का क्राउन या ब्रिज बनाते हैं। देर इज नॉट द पोर्सिलिन पाउडर सिंपली जो फायरिंग प्रोसेस है उसमें पोर्सिलिन पाउडर सिंपली फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म द डिजायर्ड रेस्टोरेशन। अच्छा क्लास, अभी आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया कि पोर्सिलिन पाउडर हमने कैसे बनाना है और फिटिंग प्रोसेस क्या है और सब्सिक्वेंटली फायरिंग प्रोसेस क्या है, कि फायरिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं और फिटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं। आप मुझे ये बताएं तो फिर मैं आपको आगे इसका प्रोसेस बताती हूँ मजीद। आपको समझ आ गया कि फिटिंग प्रोसेस क्या है और फायरिंग प्रोसेस क्या है? फिटिंग प्रोसेस इज टू मेक द पाउडर ऑफ पोर्सिलिन। अब वही पाउडर हमने लेके उसको अल्कोहल या पानी के साथ मिक्स करके हमने जो भी उसकी रेस्टोरेशन बनानी है वो फिर हम बना के उसकी फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग से वो फिर हार्डन फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, क्राउन या ब्रिज बन के। डू यू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ? ठीक हो गया, आगे चले। ठीक हो गया, ठीक है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पाउडर ऑफ पोर्सिलिन आ गया ना। ठीक है, ठीक है। अगर फिर भी बाद में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे बाद में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब तो ये हमने पाउडर, अब हमने मैनिपुलेशन एंड टेक्निकल कंसीडरेशन। अब पाउडर हमारे पास आ गया, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के पास आ गया। अब उसको हमने इंप्रेशन लेके भी दे दिया कि ये पेशेंट की हमने क्राउन कटिंग किया। अब हमें इसका पोर्सिलिन क्राउन या इसका पोर्सिलिन ब्रिज जो भी हमने बनाना है हमने उसको दे दिया। उसके पास पाउडर आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा वो कंडेंसेशन होगी। द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द पाउडर पार्टिकल्स टुगेदर एंड रिमूविंग द एक्सेस वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, प्रॉपर कंडेंसेशन पैक्स द पार्टिकल्स टुगेदर। दिस हेल्प मिनिमाइज पोरोसिटी, इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस फायरिंग श्रिंकेज। इट आल्सो हेल्प रिमूव द एक्सेस वाटर। ठीक है,
अब आपने उसको उस पाउडर को आपस में जो जिस तरह फ्यूज करना है ना, कंडेंस करना है उस वो जो आपके पास मॉडल आया हुआ है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब मैं आपको उसको ना प्रॉपर इसका एक डेफिनेशन बताती हूँ। सॉरी इसका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम कंडेंसेशन करते हैं। अ पोर्सिलिन क्राउन इज मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ पोर्सिलिन पाउडर्स एंड इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर। आप इसे पहले एक लेयर लगाते हो, फिर दूसरी लेयर लगाते हो, फिर फर्दर जितनी भी आपने उसकी लेयर्स लगानी है। द पोर्सिलिन पाउडर्स आर फर्स्ट मिक्स विद वाटर अल्कोहल टू फॉर्म। अब वो पाउडर था, उसने टेक्नीशियन ने क्या किया, उसे वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ मिक्स किया टू फॉर्म अ पेस्ट। The powder particles are of different sizes and distributed to produce a densely packed paste to lower shrinkage and reduce porosity। हमें ऐसा उसकी मिक्सिंग करनी है कि उसमें पोरोसिटी भी ना रहे और श्रिंकेज भी कम हो, फायरिंग श्रिंकेज जो होती है। अब वो पेस्ट हमने बना ली। द फर्स्ट लेयर टू बी अप्लाइड टू द प्लैटिनम मैट्रिक्स इज ऑफ ओपेक पोर्सिलीन टू मास्क द। सबसे पहले आप देखो कि आप ओपेक पोर्सिलीन लगाओ कि अगर नीचे कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर वो मेटल है चाहे वो कोई सीमेंट है, उसके कलर को वो मास्क कर दे। ठीक है, सबसे पहला जो लेयर अप्लाई होगी दैट इज ओपेकर पोर्सिलीन, ओपेक पोर्सिलीन। द सेकंड लेयर इज मेड अप ऑफ बॉडी और डेंटिन पोर्सिलीन। हम दूसरी लेयर उस पोर्सिलीन की लगाएंगे दैट सिमुलेट्स द अपीयरेंस ऑफ नेचुरल डेंटिन। ठीक है, द सेकंड लेयर इज मेड अप ऑफ बॉडी और डेंटिन पोर्सिलीन। ये मैं आपको कंडेंसेशन का प्रोसेस बता रही हूँ। ठीक है, it forms the bulk of the crown and contains greater amount of pigments. फिर थर्ड लेयर जो होगी एनेमल पोर्सिलिन फॉर्म्स द सरफेस और थर्ड लेयर इट प्रोवाइड्स ट्रांसलूसेंसी एंड टूथ लाइक, और उसकी अपीयरेंस जो है वो दांत की तरह की होगी। each layer of paste of porcelain is thoroughly condensed and vibrated to bring water to the surface। आपने वाइब्रेशन करनी है, साथ साथ टक नीचे उसको ना वाइब्रेट हल्का हल्का करते जाना है ताकि जो भी उसमें एयर बबल्स हैं वो ऊपर को आ जाए और एक्सेस वाटर भी उसमें से रिमूव आउट हो जाए। दिस वाटर इज अब्सॉर्ब विद ब्लॉटिंग पेपर, और वो जो सरफेस के ऊपर पानी आएगा उसको आप ब्लॉटिंग पेपर, अब्सॉर्बिंग पेपर के साथ अब्सॉर्ब करते जाओगे। वाइब्रेशंस आल्सो रिमूव एयर बबल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड कंडेंस द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर। ठीक है, वाइब्रेशन जो है वो एयर बबल्स को भी रिमूव करती है और एक्सेस वाटर को भी जो है करती है। अ स्मॉल स्पैचुला इज यूज्ड टू अप्लाई एंड स्मूथन द वेट पोर्सिलीन। हम स्पैचुला को यूज करते हैं वो लेयर्स जिस तरह हमने अप्लाई की ठीक हो गया, वाइब्रेशन और स्पैचुलेशन, और फिर तीन लेयर्स लगा के आपने उसको उसके ऊपर जो भी आपके पास मॉडल है लगा के रख लिया। अब वो पेस्ट फॉर्म में था, आपने लेयर्स बना के रख दी। अब आपने उसको हार्डन करना है। हार्डन करने के लिए हम उसको फायरिंग फर्नेस में रखते हैं। अब फायरिंग का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिंटरिंग एंड फ्यूजिंग द पार्टिकल्स ऑफ कंडेंस। अब वो जो आपने मैस कंडेंस कर दिया ना, जो अप्लाई कर दिया है उसके ऊपर जो भी कटिंग मॉडल था आपके पास, अब आपने उसको आपस में फ्यूज और उसको हार्डन करना है। द प्रोसेस ऑफ सिंटरिंग एंड फ्यूजिंग द पार्टिकल्स ऑफ द कंडेंस मैस इज नोन एज फायरिंग। द powder particles flow and fuse together during the firing, making the restoration dense and strong and harden. Firing is done in a porcelain furnace. Special porcelain furnaces होती हैं जिसके अंदर हम इसको रख देते हैं, जिसमें वो फिर फ्यूज कर जाता है पाउडर पार्टिकल्स आपस में। The porcelain furnace, modern furnaces are computer controlled and have built-in programs to control the firing cycle. The programs can also be changed by the operator. ठीक है, firing cycle, the entire program of the preheating firing, पहले आप अंदर पोर्सिलीन कंडेंस पोर्सिलीन रखने से पहले आप उसको गर्म करते हो। ठीक है, द एंटायर प्रोग्राम ऑफ द प्री हीटिंग फायरिंग सब्जेक्टिंग टू वैक्यूम सब्जेक्टिंग टू इंक्रीज प्रेशर होल्डिंग एंड कूलिंग इज नोन एज फायरिंग साइकिल। द फायरिंग साइकिल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, ओपेकर फायरिंग, डेंटिन फायरिंग, ग्लेज फायरिंग, डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला जो है पोर्सिलीन यूज कर रहे हैं। द ओपेकर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द ग्लेज हैज द लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि हर पोर्सिलीन का फ्यूजिंग टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो हम डिफरेंट तरह का टेम्परेचर यूज करते हैं। सो फायरिंग असल में क्या है, अब आप सिर्फ इसको सुनते जाएं। द पर्पस ऑफ फायरिंग इज सिंपली टू फ्यूज द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर टुगेदर टू फॉर्म अ रेस्टोरेशन। सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हो तो द पर्पस ऑफ फायरिंग इज सिंपली टू फ्यूज द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर टुगेदर टू फॉर्म अ रेस्टोरेशन। द थर्मोकेमिकल रिएक्शंस बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग फ्रिटिंग प्रोसेस। मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल रिएक्शन फ्रिटिंग प्रोसेस के दरमियान कंप्लीट हो चुका हुआ था, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इट इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स। फायरिंग इज सिंपली द
fusion of powder particles. The porcelain furnace has a platinum wire winding to the width and high fusion temperature. The furnace is preheated to 150 degree C. Normally जो furnace को हम preheat करते हैं वो 150 degree C तक करते हैं. फिर वो porcelain crown is placed in front of the door of the furnace and preheated for 5 minutes. This allows dissipation of water vapor. उससे 5 मिनट के लिए आप उसे गर्म करते हो ताकि water vapor जो है उसमें से निकल जाए. अच्छा, अब फायरिंग में भी 3 स्टेजेस हैं. ठीक है, जो फायरिंग का प्रोसेस हो रहा है ना उसमें 3 स्टेजेस होंगी. ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होगी उसमें क्या होता है, जो हमने पोर्सलिन के अंदर फ्लक्सेस भी यूज हुए थे और बाइंडर्स भी यूज हुए थे. तो फ्लक्सेस एंड इन द फर्स्ट स्टेज फ्लक्सेस एंड बाइंडर्स फ्लो इनटू स्पेसेस एंड वॉइड्स. द पोर्सलिन शोज श्रिंकेज एज द पाउडर पार्टिकल्स सिंटर टुगेदर. फर्स्ट स्टेज में जैसे जैसे पाउडर पार्टिकल्स आपस में जुड़ते जाएंगे, एक तो श्रिंकेज होगी, दूसरा जो फ्लक्सेस एंड बाइंडर है वो उसके दरमियान फ्लो करते जाएंगे पाउडर पार्टिकल्स के दरमियान. इट इज कॉल्ड लो बिस्क स्टेज. ठीक है, सेकंड स्टेज क्या होगी फायरिंग की, देयर इज कंप्लीट फ्लो ऑफ फ्लक्सेस एंड फ्यूजन ऑफ द पोर्सिन पार्टिकल्स. सारे पोर्सिन पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे. दूसरी स्टेज में देयर इज अ मैसिव श्रिंकेज और इसमें बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगी. दिस इज कॉल्ड मीडियम बिस्क स्टेज. जो थर्ड स्टेज होगी, द मैस नाउ कहेज कंप्लीटली, बिल्कुल वो आपस में जुड़ गया होगा पोर्सिन बट इज ओपेक एंड नो श्रिंकेज इज सीन. दिस इज कॉल्ड हाई बिस्क स्टेज. कूलिंग ऑफ ये 3 स्टेजेस होंगी इसकी. ठीक है, और इसके बाद जो कूलिंग हमने करनी है वो आप याद रखिएगा, कूलिंग आपने ग्रेजुअली करनी है. एकदम से उसको अगर आप ठंडा करेंगे अपनी रेस्टोरेशन को तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, उसमें वॉइड्स आ जाएंगे. द कूलिंग ऑफ द फायर्ड पोर्सलिन शुड बी वेल कंट्रोल्ड. रैपिड कूलिंग कैन कॉज द पोर्सलिन टू क्रैक और इट कैन इंड्यूस स्ट्रेसेस इनसाइड व्हिच वीकन द पोर्सलिन. कूलिंग इज डन स्लोली एंड यूनिफॉर्मली एंड इज यूजुअली कंप्यूटर कंट्रोल्ड. यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ आया कि कंडेंसेशन में हमने लेयर्स के जरिए उसको पानी के साथ और अल्कोहल के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाई और 3 लेयर्स में हमने उसको अप्लाई कर दिया मॉडल के ऊपर. अब वो मॉडल पकड़ के हमने प्री हीटेड फर्नेस के अंदर रखा और फर्नेस के अंदर भी उसका पूरा एक फायरिंग साइकिल, कंट्रोल्ड फायरिंग साइकिल होता है. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पोर्सिलीन कि कौन सा पोर्सिलीन यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फायरिंग साइकिल जो है वो प्लान किया जाता है. उसके बाद जो है उसकी 3 स्टेजेस आती हैं. असल में फायरिंग प्रोसेस है ही यही कि फ्यूजन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स. तो फर्स्ट में श्रिंकेज होगी, फ्लक्सेस और बाइंडर्स फ्लो करना शुरू हो जाएंगे. सेकंड स्टेज में फ्लक्सेस और बाइंडर्स बहुत हद तक उसको जोड़ चुके होंगे पाउडर पार्टिकल्स को, उसमें भी श्रिंकेज होगी. थर्ड स्टेज में वो पूरा कंप्लीट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा और उसमें कोई श्रिंकेज नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड हाई बिस्क स्टेज. और उसके बाद कूलिंग स्टेज आती है. कूलिंग मैंने आपको बताया कि उसकी ग्रेजुअली करनी है, एकदम से करेंगे तो उसमें क्रैक्स और स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे. ठीक हो गया? यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस समझ आया कि किस तरह हमने उसकी फायरिंग की, कूलिंग की. उसके बाद अब जब आपके पास रेस्टोरेशन बन के आ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि उसकी रफ सरफेस होती है विच शुड नॉट बी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. उसकी रफ सरफेस को हमें स्मूथन करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो द रेस्टोरेशन इज स्मूथन विद, फिर हम उसके लिए एक ग्लेजिंग पोर्सिलीन यूज करते हैं विच इज लो फ्यूजिंग. मैंने आपको बताया था जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है. द रेस्टोरेशन इज स्मूथन विद ए फाइन स्टोन प्रायर टू ग्लेजिंग टू रिमूव ग्रॉस स्क्रैच मार्क्स. ठीक है, हम फाइन स्टोन की एक स्टोन लेके उससे पहले उसके स्क्रैच मार्क्स को दूर करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग एनहेंसेस एस्थेटिक्स. सबसे पहले तो आप देखें उसकी वो हमें शाइनी लुक देगा. एनहेंस हाइजीन, उसमें प्लाक एक्यूमुलेशन नहीं होगी, ओरल हाइजीन इंप्रूव होगी. जितनी जो आपकी रेस्टोरेशन स्मूथ होगी उतनी उसकी ओरल हाइजीन जो है वो ज़्यादा अच्छी, बेस्ट होगी. इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ. ग्लेज पोर्सिलीन is glazed porcelain is much stronger than unglazed ceramics. ये नहीं कि वो सिर्फ उसकी एस्थेटिक को इम्प्रूव करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज को भी इम्प्रूव करेगा. वो मच स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू द अनग्लेज्ड पोर्सिलीन. रिड्यूसेस द वियर ऑफ अपोजिंग टीथ. और मैंने आपको बताया था अगर ये रफ होगा ना, अगर आपका रेस्टोरेशन रफ होगा तो अपोजिंग टीथ को ये स्क्रैच मार्क्स डाल देगा, तो वो भी इफेक्ट होगा. इसलिए अब आपको इसको बहुत स्मूथ रखना होता है. जो आपका जो भी पोर्सलिन का आपका क्राउन है, ब्रिज है, एनी रेस्टोरेशन मेड ऑफ पोर्सलिन. टाइप्स में ओवर ग्लेज आ जाती है. द ग्लेज पाउडर इज मिक्स्ड विद स्पेशल लिक्विड एंड अप्लाइड ऑन टू द रेस्टोरेशन. द फायरिंग टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी पोर्सलिन. द फायरिंग साइकिल डज नॉट यूजुअली इंक्लूड अ वैक्यूम. केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ ओवर ग्लेज इज लोअर बिकॉज ऑफ हाई फ्लक्स कॉन्टेंट.
सेल्फ ग्लेज अ सेपरेट ग्लास लेयर इज नॉट अप्लाइड। अच्छा, ओवर ग्लेज और इसकी टाइप्स बताई हुई हैं कि ओवर ग्लेज और सेल्फ ग्लेज है। ओवर ग्लेज होता है कि आप एक अलग से ग्लेजिंग पोर्सिलीन लगाते हो, और सेल्फ ग्लेज हुआ है कि उसमें आप अलग से कोई नहीं लगाते। अ सेपरेट ग्लास लेयर इज नॉट अप्लाइड, इंस्टेड द रेस्टोरेशन इज सब्जेक्टेड टू ए कंट्रोल्ड हीटिंग एट इट्स फ्यूजन टेम्परेचर। उसमें क्या करते हो कि आपने वो जो बना दिया हुआ ना पोर्सिलीन, उसको दोबारा से उसके फ्यूजन टेम्परेचर पे लेके जाते हो, तो वो सरफेस मेल्ट होकर दोबारा से एक स्मूथ लेयर बना देती है। दिस कॉजेज ओनली द सरफेस लेयर टू मेल्ट एंड फ्लो टू फॉर्म अ विट्रियस लेयर रिजेंबलिंग ग्लेज। ठीक है, ओवर ग्लेज वो हुआ जिसमें आपने सेपरेट से ग्लेजिंग पोर्सिलीन यूज किया, और सेल्फ ग्लेज वो हुआ कि आपने उसको उसके फ्यूजन टेम्परेचर पे हीट अप किया, तो वो जो है वही सरफेस लेयर मेल्ट होकर दोबारा से उसने एक शाइनी सरफेस हमें दे दी। ठीक है, एक चीज मैंने मिस कर दी है फायरिंग के दौरान, वैक्यूम फायरिंग। वैक्यूम फायरिंग ये होता है कि ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ द पोर्सलिन नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इन द फर्नेस। एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है फर्नेस में, और जिसकी वजह से पोरोसिटी नहीं होती सिरामिक्स में। दिस वैक्यूम इज लेटर रिलीज ड्यूरिंग द प्रेशर इन द फर्नेस। द इंक्रीज प्रेशर हेल्प्स टू फर्दर रिड्यूस द साइज ऑफ एनी रेजिडुअल एयर बबल्स नॉट एलिमिनेटेड बाय द वैक्यूम। ठीक है, द वैक्यूम इज नॉट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द ग्लेज फायरिंग। ग्लेज फायरिंग के दौरान वैक्यूम फायर की नहीं जरूरत होती। वैक्यूम नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम फायरिंग की तब हमें जरूरत होती है, हम चाहते हैं कि उसमें कोई पोरोसिटी ना आए हमारे रेस्टोरेशन में। अच्छा, ग्लेजिंग भी हो गया। यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस समझ आया कि किस तरह आपने उसकी कंडेंसेशन की, किस तरह आपने उसकी फायरिंग की, वैक्यूम फायरिंग क्या है, कूलिंग कैसे की, और फिर आपने उसकी ग्लेजिंग, उसको शाइनी सरफेस कैसे दी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक हो गया। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, कि अब आपका वो जो बन के आ गया है पोर्सिलीन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहती है कैसी है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है विद द टिश्यू, और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनेस, ये सारी हम अब इसको देखेंगे कि ये क्या है। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज तक ही पढ़ाऊंगी ताकि आपको ये इसको याद हो जाए आपको। ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज की तरफ जाने से पहले, प्रॉपर्टीज की तरफ जाने से पहले आप स्लाइड को, पहले आप मेरी बात को देखें। मैं जनरली इसकी बात करने लगी हूँ पोर्सलिन की। एस्थेटिकली इट इज एक्सीलेंट। ठीक है, अगर आप देखो कि एस्थेटिक्स के हवाले से अगर आप बात करो तो इट इज एक्सीलेंट। ठीक है, और केमिकली इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी ये केमिकली ये डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, कोई भी केमिकल इस पे अप्लाई करें इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, porcelain is not affected by acids और alkalis, it is insoluble in oil fluids, which is very good property जो है हमारी, क्योंकि हम दिन में कितनी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा होता है, ड्रिंक्स पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी नियर टू अनेमल एंड डेंटिन। आप देखें कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है, यानी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, इट इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ 1 डिग्री सी टेम्परेचर के चेंज होने पे। ठीक है, तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है ना, आइडियली तो होना ये चाहिए कि वो बिल्कुल अनेमल और डेंटिन की जितना होना चाहिए। जितना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन किसी भी प्रोस्थेसिस का, किसी भी मटेरियल का जो आप ओरल कैविटी में यूज कर रहे हो, वो अनेमल और डेंटिन के साथ मैच करना करे। अगर वो नहीं करेगा तो उसमें स्ट्रेसेस और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है पोर्सिलीन का, वो वेरी नियर टू एनिमल और डेंटिन है। ठीक है, डेंसिटी है, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच इज गुड, कि हमें एकदम से वो गर्म कोई भी चीज होती है वो टिश्यू तक उसको कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी ठंडी या गर्म चीज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज गुड, हाउएवर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो। ठीक है, पोर्सिलीन हैज हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज ब्रिटल। इट इज़ बायोकम्पैटिबल, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वियर एंड टीयर, इट इज़ और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू फैब्रिकेट, यानी इसकी फैब्रिकेशन इतनी आसान नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने जनरलाइज बात कर ली। अब मैं आपको विद द स्लाइड थोड़ा सा इसको बताऊंगी। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें, अब हम उसको डिवाइड कर देते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में, टेंसाइल स्ट्रेंथ में, shear स्ट्रेंथ में, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। Flexural strength of dental ceramic restorations vary from 70 megapascal to 1200 megapascal. ठीक है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ लो बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने जैसे आपको पहले बताया इसकी कम होती है ड्यू टू द अनअवॉइडेबल डिफेक्ट्स लाइक porosities and microscopic cracks. When porcelain is placed under tension, stress concentrates around these imperfections and can result in brittle fractures. Shear strength is also low due to lack of ductility. ठीक है, shear strength इसकी कम होगी, compressive strength इसकी कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं. कॉम्पोजिशन है, कुछ पोर्सिन की कॉम्पोजिशन ऐसी है जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी है जिसकी स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ को कम करती है. ठीक है, सो कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ. सरफेस इंटेग्रिटी लाइक माइक्रो क्रैक्स एंड पोरोसिटीज रिड्यूस स्ट्रेंथ. दस ग्राइंडिंग शुड बी फॉलोड बाय ग्लेजिंग और पॉलिशिंग. मैंने आपको पहले ही बताया था ग्लेजिंग जब भी आप किसी अपनी रेस्टोरेशन की पोर्सलिन की करते हो तो वो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है क्योंकि वो पोरोसिटीज और माइक्रो क्रैक्स को एलिमिनेट कर देता है, तो स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव हो जाती है. इम्प्रॉपर कंडेंसेशन इंट्रोड्यूसेस वॉइड्स. अगर आपने कंडेंसेशन इतनी प्रॉपर नहीं की, वाइब्रेशन नहीं की, तो उसमें पोर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्सलिन. फायरिंग प्रोसीजर, इनएडिक्वेट फायरिंग करेंगे या ओवर फायरिंग करेंगे तब भी उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क आएगा. ठीक है, अगर हम इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बेसिकली द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल. तो पोर्सलिन हैज हाई स्टिफनेस और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेंजेस फ्रॉम 69 टू 210 मेगापास्कल फॉर द वेरियस सिरेमिक सिस्टम, यानी इसकी रेंज दी हुई है. अगर हम सरफेस हार्डनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, इसकी विकर्स हार्डनेस नंबर 370 से 400 है देन नेचुरल टीथ. इट इज़ हार्डर देन नेचुरल टीथ. ठीक हो गया. अब्रेसिवनेस ऑफ सिरेमिक्स, अब ये देखें वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि अपोजिंग टूथ को वियर एंड टीयर कॉज कर देता है. तो अनग्लेज्ड अब्रेसिवनेस क्या होती है? आपने एक पेशेंट को पोर्सलिन लगा के, पोर्सलिन का क्राउन लगा के फॉर एग्जांपल भेज दिया, आपने उसकी ग्लेजिंग नहीं की, तो क्या होता है कि अनग्लेज्ड और अनपॉलिश्ड the surface of porcelain can cause severe wear of natural teeth. जो opposing natural teeth होगा उसको severe wear and tear cause करेगा resulting in dentine exposure, उसका यहाँ तक कि उसका dentine expose हो जाएगा. Furthermore, bruxism, occlusal interferences and excessive masticatory load favor it. Therefore, porcelain restoration must always be glazed or polished after grinding. ठीक है, हमेशा याद रखें कि उसको glazing और polishing के बगैर पेशेंट के मुंह में नहीं लगाना. Wear of enamel occurs by the gouging action caused by the asperities projecting crystals on the ceramic surface. ठीक है, the abrasiveness of the ceramic depends on the type of asperities present. Aluminium and zirconia are more abrasive than plain glass. ठीक है, अब आगे टाइप्स बताई हुई हैं कि एल्यूमिनियम और जिरकोनिया ज़्यादा abrasive action cause करते हैं than a normal traditional porcelain. Prolonged exposure to carbonated drinks increase the wear of enamel. Ultra flow fusing ceramics are less abrasive to enamel than conventional ceramics. ठीक है, अल्ट्रा लो फ्यूजिंग जो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं उनकी जो एब्रेसिवनेस इफेक्ट है वो कम होता है देन कन्वेंशनल ceramics. Ceramics having smaller crystal size or finer particles shows reduced enamel wear. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह उसकी एब्रेसिवनेस जो है वो कम हो सकती है टू द अपोजिंग enamel layer. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम अगर उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें, थर्मल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बेसिक जो जनरलाइज बताया था, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो फिर थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, पोर्सिलिन हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी which is important to prevent extreme cold or heat transmission to the dental tissues. और अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की हमने बात की थी, जनरली हमने ये कहा था कि इट इज़ वेरी नियर टू एनिमल एंड डेंटिन. तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आइडली शुड बी क्लोजली मैच टू द एनिमल एंड डेंटिन. एक्सट्रीम डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था कि अगर वो उसके साथ डिफर करेगा तो कैन इंड्यूस अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन द सिरेमिक लीडिंग टू इमीडिएट और सब्सिक्वेंट फेलियर. फ्रैक्चर आ जाएगा, उसमें वॉइड्स आ जाएंगे. ठीक है, some of the veneering ceramics for metal ceramics have value ranging from 6.5 to 7.8. ठीक है, the coefficient of thermal expansion value for metal ceramic alloys have to be lower to improve its compatibility with ceramics. ये आपको जब मैं मेटल सिरेमिक क्राउन करवाऊंगी ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होना चाहिए. यहाँ तक आप बस ये बात याद रखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पोर्सलिन शुड मैच विद द एनिमल एंड डेंटिन. राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज पोर्सलिन. स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें, द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्सलिन इज 2.242. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फायर पोर्सलिन इज यूजुअली लेस देन 2.222 बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एयर वॉइड्स. स्पेसिफिक ग्रेविटी का वेट एक्चुअली अगर हम उसकी बात करें,
डायमेंशनली इट इज वेरी स्टेबल, ठीक है। केमिकल स्टेबिलिटी की भी अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि इट इज इनसॉल्युबल इन ओरल फ्लूइड्स, इट इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया। पोर्सलिन मेटल एंड इंटरसेरामिक बॉन्ड्स। अच्छा, अब अगर हम पोर्सलिन को मेटल के साथ बना रहे हैं या पोर्सलिन टू पोर्सलिन का कोई हम क्राउन बना रहे हैं, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो सारी बात आपका रेस्टोरेशन फेल हो जाएगी। तो शेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ टेस्ट हैज शोन टू हैव हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है विद मेटल और विद अदर सिरामिक लेयर, ठीक है। जितना भी देखिए ना, आपने एक मेटल का कोर बनाया, उसके ऊपर आपने पोर्सलिन लगा दी, अगर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा तो पोर्सलिन उसके ऊपर से उतर जाएगी और आपका जो है वो फेल हो जाएगा आपका रेस्टोरेशन। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ यूजली बहुत अच्छी होती है विद द मेटल, ठीक है। बायोकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स व्हिच इज वेरी गुड व्हेन प्लेस्ड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज। हाउएवर ceramic dust which is produced when grinding or machining ceramic is harmful if inhaled। हाँ, अगर लेबोरेटरी में इसकी ग्राइंडिंग हो रही हो तो उसकी जो डस्ट है इट इज हार्मफुल टेक्नीशियंस और जो भी पर्सन वहाँ पे है मौजूद है। प्रॉपर इवैक्यूएशन ऑफ द डस्ट एंड wearing ऑफ माउथ मास्क इज मैंडेटरी। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज की समझ आई। प्रॉपर्टीज में किसी को कोई मसला है तो प्लीज बताएं। क्लास आपको प्रॉपर्टी में कोई मसला है तो मुझे बताएं, नहीं तो हम इसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टीज को देखें अभी। ठीक है, एस्थेटिक प्रॉपर्टीज में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एस्थेटिक हमने बताया था कि इसकी एक्सीलेंट है, ठीक है। इन जनरल दे हैव एक्सीलेंट एस्थेटिक प्रॉपर्टीज स्पेशली ऑल सिरामिक रेस्टोरेशंस। अगर हम, एक तो होता है ना मेटल सिरामिक की जिसके नीचे मेटल यूज हुई है, लेकिन मेटल सिरामिक से भी जो सारे सिरामिक का पूरा पोर्सलिन का क्राउन बना है उसकी एस्थेटिक बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। इट इज एबल टू मैच एडजेसेंट टू स्ट्रक्चर इन ट्रांसल्यूसेंसी, कलर एंड इंटेंसिटी। Some of the current ceramics are also able to match the fluorescence of natural teeth under certain artificial lighting, ये disco lights, ठीक है। मैंने अगर आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मैंने ही आपको पढ़ाई थी, और अगर आपको याद हो हमने एक फ्लोरेसेंस का फिनोमिना पढ़ा था। फ्लोरेसेंस का फिनोमिना हमने ये पढ़ा था कि नेचुरल टीथ में ये एक अल्लाह ताला ने एक आप कह लें एक प्रॉपर्टी बनाई है कि वो ऑब्जॉर्व करता है लाइट को और फिर एमिट करता है लार्जर वेवलेंथ की लाइट को। अब मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, वो लार्जर वेवलेंथ थी तो उसको एमिट करता है, तो जिसकी वजह से टूथ ना शाइनी अपीयरेंस देता है। तो अगर आप कोई भी पोर्सलिन का दांत बनाते हो, अगर आप उसमें फ्लोरेसिंग एजेंट नहीं ना डालोगे, तो जब आप उसको डिस्को लाइट्स में, किसी आर्टिफिशियल लाइट्स में देखोगे तो आपको ब्लैक कलर का नजर आएगा और शाइनी नजर आएगा, नजर नहीं आएगा। तो इस इफेक्ट को जो अल्लाह ताला ने कुदरती इफेक्ट रखा है उसको मैच करने के लिए आप कुछ फ्लोरेसिंग एजेंट डालते हो, ठीक है। The color stability is also excellent. It can retain its color and gloss for years. हमने composite की जब बात की थी तो हमने कहा था with time वो उसकी कलर जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन पोर्सलिन एक ऐसा मटेरियल है जिस जो लॉन्ग टाइम उसकी कलर स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो इन जनरल फिर अगर हम बात करें तो एस्थेटिक इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। मेटल सिरामिक रेस्टोरेशन डू नॉट हैव द, अगर हम मेटल सिरामिक रेस्टोरेशन की बात करें तो वो इतना ज़्यादा एस्थेटिकली एक्सीलेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? डार्कनिंग ऑफ गम्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द रेस्टोरेशन। गम्स जो है ना मार्जिन मेटल सिरामिक रेस्टोरेशन के, वो आहिस्ते आहिस्ते डार्क होना शुरू हो जाते हैं, जो एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता पेशेंट को। कई दफ़ा क्या होता है, विजिबिलिटी ऑफ द मार्जिन एज ए डार्क लाइन बिकॉज ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेटल। ये मैं आपको बताती हूँ, ये पिक्चर है यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ से कई दफ़ा होता है, यहाँ से मेटल नजर आना शुरू हो जाता है। पेशेंट आता है वो कहता है ये ना, तो ये जो है इसका एक कंसर्न है, एस्थेटिक कंसर्न मेटल सिरामिक का, नॉन ये ऑल सिरामिक का नहीं, मेटल सिरामिक का, यहाँ मेटल नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। डार्कनिंग ऑफ गम्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द रेस्टोरेशन और visibility of the margin as a dark line because of display of metal. Certain aesthetic concerns have been raised when the dense opaque layer is visible through thin crowns. However, this is more of an error in technique. The dentist must ensure an adequate depth of preparation to ensure sufficient thickness of dentine enamel veneer to mask the opaquer. The technician, on the other hand, should ensure correct thickness of opaquer.
ओपेकर मैंने आपको बताया था, ओपेक पोर्सिलिन हम लगाते हैं कि वो नीचे वाला जो उसका मेटल है वो कवर हो जाए, नीचे जो उसकी पोर्सिलिन है वो कवर हो जाए, ठीक है। अगर आप के ऊपर ओपेक पोर्सिलिन के बाद हमने डेंटिन पोर्सिलिन लगाई और फिर हमने उसके ऊपर एनेमल पोर्सिलिन लगाई, तो अगर उसकी कटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं ना की हुई आपने क्राउन की या दांत की, तो ओपेकर पोर्सिलिन नीचे से नजर आता है, जो कि इतना एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि ये आपका ह्यूमन एरर है, आप अच्छी सी कटिंग की डेप्थ ज़्यादा रखें ताकि एनिमल पोर्सिलिन की भी डेप्थ इतनी हो कि वो नेचुरल अपीयरेंस दे सके, ठीक है। उसकी थिकनेस एक खास थिकनेस होनी चाहिए जिसकी वजह से वो नेचुरल लगे। सम पोर्सलिन्स आर हाईली ट्रांसल्यूसेंट, कुछ पोर्सलिन बहुत ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट होंगे जिसमें डाइकर आप पढ़ेंगे, whereas others are highly opaque जिसमें आप जिरकोनिया पढ़ेंगे। The translucent one pick up the color of the underlying cement porcelains together with internal and external stains are visible to the mimic almost any effect seen in natural teeth. मेरा ख्याल है आज हम ये प्रॉपर्टीज तक ही देखते हैं। इसको आप अभी तक आपको कोई भी स्लाइड नहीं समझ आई या कुछ भी समझ नहीं आया, आप मेरे से डिस्कस करने इन द लास्ट 10 मिनट्स, फिर हम इसको एक क्विक रिव्यू भी मैं दे दूंगी, ठीक है। मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर देखा और फिर हमने इसकी जो है पूरी फैब्रिकेशन देखी, फिर हमने देखा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एस्थेटिक्स पे बड़ी डिटेल में बात की। यहाँ तक आपको कुछ नहीं समझ आया, जो स्लाइड नंबर नहीं समझ आया आप मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फ्लोरेसेंस, अलीशा फ्लोरेसेंस का ना फिलिप्स में बड़ा अच्छा दिया हुआ है फिनोमिना, आप बेहतर होगा वहाँ आपको बता देती हूँ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने एक नेचुरल ह्यूमन टीथ के अंदर एक नेचुरल ऐसा एजेंट डाला हुआ है कुदरती तौर पे कि वो दांत ना शाइन करता है नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट में, ठीक है। उसमें शाइनिंग सी आती है, आपने अक्सर देखा होगा कि शाइन कर रहे होते हैं दांत। तो अगर आप पोर्सिलिन का दांत बनाते हो और आप उसमें फ्लोरेसिंग एजेंट नहीं डालते, तो वो दांत आपको आर्टिफिशियल नजर आएगा, वो लगेगा ही नहीं कि वो नेचुरल है। अगर आप उसमें फ्लोरेसिंग एजेंट डालोगे तो वो जैसे एक अल्लाह ताला ने कुदरती दांत में फ्लोरेसेंस रखी है, उसी तरह वो भी शाइन करेगा आर्टिफिशियल लाइट में। और वो अगर वो आप नहीं डालते तो हमें ब्लैक सा नजर आएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये ना कुदरती दांत नहीं है। तो एक अच्छा डेंटिस्ट, कामयाब डेंटिस्ट वही है जो ऐसी रेस्टोरेशन बनाए जो वेरी नियर टू नेचर हो, ठीक है। ये है फ्लोरेसिंग का फिनोमेना। आपने इसको जाके, कोई मसला नहीं, आप जितनी बार मर्जी पूछो, लेकिन एक दफ़ा आपने जाके फिलिप्स में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में फ्लोरेसेंस देखना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आ सकता है कि व्हाई द क्राउन्स made of porcelain appear black in artificial light or appear missing। तो आपने फिर इसका ये आंसर रीजन ये बताना है कि मे बी द fluorescing agent is not present in those restorations, that's why those restorations appear black or missing uh, in artificial light, okay। एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई आपको नहीं समझ आया वो, आई एम वेटिंग। स्लाइड नंबर बता दें, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। पीछे से जो डॉक्टर मेरीन ने बताया, अगर उसमें से कोई स्लाइड नहीं समझ आई तो वो बता दें। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट फिर हम आपको ऑल सिरामिक क्राउन्स बताएंगे, फिर आपको बताएंगे मेटल सिरामिक। और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेटल सिरामिक मैंने आपको इसलिए नहीं अभी बताया कि जब हम मेटल सिरामिक क्राउन्स को पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मेटल्स का कितना होना चाहिए। क्विक रिव्यू मैं करवा देती हूँ मेटल सिरामिक रेस्टोरेशंस में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं करवा देती हूँ सामा।
सिरामिक्स के ये तो मैंने आपको आज अभी करवा दिया, इसकी डेंटिस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और फिर हमने इसकी देखी क्लासिफिकेशन, हमने इसको फायरिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, अकॉर्डिंग टू द टाइप की कौन सी टाइप का पोर्सिलिन है वो हमने इसको क्लासीफाई किया, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन हमने इसको क्लासीफाई किया, अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फैब्रिकेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि वो इसके स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। इसका हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ पोर्सिलिन इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और फिर हमने इसकी कॉम्पोजिशन देखी कि इसमें फेल्डस्पार होता है, कॉलिन होता है, क्वार्ट्ज है, एलुमिना, अल्कलीज और कलर पिगमेंट्स हैं और ओपेसिफायर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फेल्डस्पार देखा, कॉलिन देखा। मैं ये आपको इसलिए बता रही कि डॉक्टर मेहरीन ने भी आपको बताया, मैंने भी आज इसको रिपीट करवाया। मैं आपको अपना लेक्चर जो है थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। क्वार्ट्ज का क्या रोल है, एलुमिना स्ट्रेंथन करता है, ग्लास मॉडिफायर जो है वो क्या उसका रोल है, ओपेसिफायर्स का क्या रोल्स है, कलर मॉडिफायर्स क्या करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कलर मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। ग्लेजेस, अच्छा यहाँ से मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था कि ग्लेजेस पोर्सिलिन कौन से हैं जो ग्लेज प्रोवाइड करते हैं टू द ऑलरेडी फैब्रिकेटेड पोर्सिलिन। और ग्लेज हम क्यों देते हैं, या मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, ताकि वो एस्थेटिकली अच्छा लगे, ताकि वो ऑपोजिट टूथ को कोई इफेक्ट ना करे, उसको रफ ना करे, उसके अंदर एब्रेसिव इफेक्ट ना कॉज करे, ठीक है। स्टेन्स मैंने आपको बताया कि कुछ हम कलर मॉडिफायर्स ऐड करते हैं ताकि जिस भी कलर का दांत हमने बनाना है हमें वो अचीव हो जाए, ठीक है। स्टेन्स पोर्सिलिन, ओप्लेसिन पोर्सिलिन देखे, ओपेकर पोर्सिलिन देखे कि ओप्लेसिन पोर्सिलिन का क्या फिनोमेना है, इज ए लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट अचीव बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स हम डालते हैं, हैविंग अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी आप देख लें कि ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं टू मेक द आर्टिफिशियल टीथ क्लोजली मैच टू द नेचुरल टूथ, ठीक है। और ओपेकर पोर्सिलिन जो है वो हैं जो नीचे अगर मेटल हमने लगाई हुई है या नीचे कोई भी सीमेंट है उसके कलर को वो कवर कर जाए, वो हमें नजर ना आए अंदर से, ठीक है। ओपेक मतलब उसको कवर कर जाए, उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाए। मैन्युफैक्चर में हमने फ्रिटिंग प्रोसेस देखा कि पाउडर कैसे बनता है, कि पोर्सिलिन पाउडर्स आर मैन्युफैक्चर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिटिंग। सारे कंपोनेंट्स जो थे, कॉलिन हो गया, एलुमिना हो गया, दे वर फ्यूज्ड एंड देन they were sintered together, और फिर उसको हमने पानी में डाल दिया एकदम से गर्म करके, जिसकी वजह से वो पाउडर फॉर्म में आ गया, ठीक हो गया। फिर फ्रिटिंग और फायरिंग का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि फ्रिटिंग तो ये था कि वो पाउडर किस तरह बना, फायरिंग ये क्या वो रेस्टोरेशन उस पाउडर से हमने कैसे बनाई। उसमें हमने पहले कंडेंसेशन का प्रोसेस देखा, ठीक है। कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया कि आपने मॉडल बना लिया, फिर उसके बाद वो पानी के साथ या अल्कोहल के साथ मिक्स करके उसकी पेस्ट बनाई, फिर हमने उसको उसकी वाइब्रेशन की, उसमें से एयर बबल्स को रिमूव किया, एक्सेस वाटर को ब्लॉटिंग पेपर्स के साथ रिमूव किया, उसके बाद हमने उसको 3 लेयर्स में अप्लाई कर दिया ऑन द मॉडल, ठीक हो गया। फिर हमने उस फर्नेस को प्री हीट किया 5 मिनट्स के लिए, फिर हमने वो जो हमारा कंडेंस्ड पोर्सिलिन था उसको हमने उस फर्नेस के अंदर रखा, और फायरिंग साइकिल प्रोग्राम्ड होता है, मैंने आपको बताया हर पोर्सिलिन का डिफरेंट होता है, उसको अंदर किया, और वो फिर 3 स्टेजेस में मैंने बताया कि हाई बिस्क से, लो बिस्क से, मीडियम बिस्क से, 3 स्टेजेस में वो उसकी फायरिंग कंप्लीट हुई, ठीक है। वैक्यूम फायरिंग का बताया, प्री हीटिंग और कूलिंग का फिनोमेना बताया कि इट शुड बी ग्रेजुअली कूल्ड टू अवॉइड द क्रैक्स एंड स्ट्रेसेस जो भी इसमें पोर्सिलिन में ना जनरेट हों, ठीक है। फिर मैंने आपको ग्लेजिंग का बड़ी डिटेल में बताया, ओवर ग्लेज और सेल्फ ग्लेज का डिफरेंस बताया कि ओवर ग्लेजिंग ये कि एक सेपरेट ग्लेजिंग मटेरियल आपने यूज़ किया, और सेल्फ ग्लेज ये कि आपने उसी मटेरियल को दोबारा से फ्यूजिंग टेम्परेचर पे उसी पोर्सिलिन को हीट अप किया और सरफेस लेयर मेल्ट होके उसने एक शाइनी सरफेस दे दी, ठीक हो गया। ओवर ग्लेज और सेल्फ ग्लेज का आपको समझ आया, ठीक हो गया। थैंक यू, ठीक है। आगे अब आपने फिर मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको जनरलाइज थोड़ा सा बताया कि ये एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, एस्थेटिकली इट इज़ एक्सीलेंट, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी कलर टू मैच द कलर ऑफ द नेचुरल टीथ। फिर मैंने आपको बताया कि
ओके 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 क्लास। केमिकली जो है इट इज़ वेरी इनर्ट, इट इज़ अनडिस्ट्रक्टेबल, पोर्सलिन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड्स और एल्कलीज, इट इज़ insoluble in oral fluids, और thermal coefficient of expansion is very near to enamel and dentine, which is very good property to avoid to avoid any stresses. ठीक है, it is नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज गुड, हाउएवर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी मैंने आपको बताई, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है, shear स्ट्रेंथ लो है इसकी। पोर्सलिन हैज़ हाई, अगर हम इसकी हार्डनेस की बात की हमने, तो पोर्सलिन हैज़ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज ब्रिटल। इट इज़ बायोकम्पैटिबिलिटी की अगर बात करें तो इट इज़ द मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स ग्लॉसी सरफेस, प्रिवेंट्स प्लाक एक्यूमुलेशन। ठीक है, पोर्सिलिन इज रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू फैब्रिकेट, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। अगर इसके कॉम्पोजिशन है वो स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगी, और कि किस चीज़ से ये बना हुआ है सरफेस, अगर इसकी आपने अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर उसमें एयर बबल्स नहीं है, उसमें वॉइड्स नहीं आए, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर आपने उसकी अच्छे से ग्लेजिंग किया है तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। अगर आपने उसकी कॉन्डेंसेशन अच्छे से की है और तो तब भी उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी सरफेस हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब्रेसिवनेस की मैंने बात की कि अगर अनग्लेज्ड है, अनपॉलिश्ड है, तो इट कैन कॉज वियर एंड टियर ऑन द अपोजिंग टीथ। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज की हमने बात की, तो इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की हमने बात की। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो इसकी 2.2 से 2.3 के दरमियान है। डायमेंशनली इट इज़ वेरी स्टेबल, केमिकली स्टेबल है, इट इज़ इंसॉल्युबल एंड इम्पर्मेएबल टू द ओरल फ्लूइड्स। ठीक हो गया। इसका बॉन्ड जो है वो अच्छा होता है विद द अदर पोर्सलिन, और अगर आपने मेटल नीचे यूज़ किया है तो इट हैज़ ए हाई स्ट्रेंथ बॉन्ड which is very good for the prosthesis. It is one of the most biocompatible materials. Aesthetically मैंने बताया it is excellent. Metal ceramic restorations में कुछ, अगर all ceramic restoration है वो तो excellent है, लेकिन metal ceramic restoration में कुछ reasons हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा compromise होता है। उसके वो reason है darkening of gums around the margins of the restoration, visibility of the margins of the metals, or certain aesthetic concerns have been raised when the opaque layer is visible. Opaque layer visible नहीं होनी चाहिए। ठीक है, that's all from today's lecture. Any question? आपको समझ आया यहाँ तक ceramics, porcelain जो भी हमने पढ़ा? Any question class? Thank you very much for listening. और कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया या कोई मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे, जैसे भी, या कॉल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया, चलें ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।